हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको सामना न्यूज 24 टीम की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आने वाले साल में सफलताएं प्राप्त हो और देखते रहें सामना न्यूज 24। अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर, अध्यापक इस समय कलंकित होने के दौर में गुरु के उद्देश्य को, गुरु की मर्यादा को तार तार करने पे लगे हुए हैं। आज फिर एक मामला सामने आया। अब विमान में महिला चिकित्सक के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मुंबई की एक चिकित्सक विमान से अपने पास बैठे प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता महिला चिकित्सक की शिकायत पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर आरोपित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना बुधवार की है। दिल्ली से सुबह 5:30 बजे उड़ान भरने वाले विमान में पीड़िता और आरोपित एक दूसरे के निकट बैठे थे। शिकायत में महिला चिकित्सक ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर विमान से उतरने के से पूर्व आरोपित ने उसे गलत तरीके से छुआ। उसके बाद दोनों में बहस हो गई। इस पर पीड़िता महिला चिकित्सक ने विमान के क्रू मेंबर को घटना की जानकारी दी और क्रू मेंबरों ने उन दोनों को शांत कराया। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान के उतरने के बाद महिला चिकित्सक सहार थाने पहुंची। पीड़िता महिला चिकित्सक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर आरोपित प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित प्रोफेसर को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिस तरीके से समाज में नारी उत्पीड़न चल रहा है और वो भी समाज के उस वर्ग द्वारा जो समाज को नई दिशा देने के लिए अग्रणी माने जाते हैं, ऐसे लोगों को सामाजिक सजा ही सबसे बड़ी सजा है। सामना न्यूज 24 मांग करता है, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर कार्यरत तो वहाँ से उसे डिवायर करना चाहिए और साथ ही वहाँ के छात्र छात्राओं को प्रोफेसर को पकड़ करके उसका मुंह काला करके और गधे पर बैठाल के यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैंपस में घुमाकर लज्जित करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी प्रोफेसर, अध्यापक या शिक्षक इस प्रकार का कार्य करने से पहले अपने अंजाम को सोच ले। बस लोगों को खुद इन लोगों के आचरण से बच के चलना पड़ेगा। भरोसा अब इनके ऊपर करने लायक समय नहीं है। अपनी रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए अपने प्रयास करने पड़ेंगे और जो इन पर भरोसा करेगा वही इनसे धोखा खाने के लिए तैयार रहे। वर्ष 2024 में लोकसभा के आम चुनाव और इस वर्ष 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए इस साल दिसंबर तक 310 सड़क परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है। वहीं राज्यों में भी जनता को लुभाने के लिए पिटारे खोल दिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्य करके जनता को अपनी तरफ फिर से वोट के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सारी सड़कों के लिए जुटा हुआ है। इस साल बजट के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड आवंटन के बाद दिसंबर तक सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से 90% से अधिक धनराशि खर्च करने की भी तैयारी है। लंबित परियोजनाएं जल्दी पूरी हों और चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में लोगों को उनके प्रति आकर्षित किया जा सके। वैसे भी इस महीने से बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाओं के उद्घाटन और लोकार्पण की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में 50 परियोजनाओं से की है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने के डाटा के अनुसार इस साल दिसंबर तक इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। उनमें सबसे अधिक 44 महाराष्ट्र की हैं, जबकि चुनावी राज्य राजस्थान में 23 प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में 16 और मध्य प्रदेश में 13 परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मंत्रालय की एक अधिकारी के अनुसार इन परियोजनाओं का मतलब चुनाव से नहीं है, लेकिन जब भी सड़क की कोई परियोजना पूरी होती है तो इसका लाभ लोगों को ही मिलता है और लोग विकास की से प्रभावित होते हैं। इस साल काम की रफ्तार तेज की गई है। पिछले दिनों पीएम की एक समीक्षा बैठक में भी सड़क परियोजनाओं की रफ्तार तेज करने पर चर्चा हुई थी। सबसे अधिक ध्यान उन राज्यों पर दिया जा रहा है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से कई परियोजनाएं 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक की हैं। दिसंबर तक जो परियोजनाएं पूरी की जाएंगी उनमें 10 बिहार की भी हैं और 11 हरियाणा की। सरकार अगले 7-8 माह तक एक के बाद एक सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही माहौल बनाए रखना चाहती है। इसके अतिरिक्त उनके एजेंडे में इंफ्रा की दूसरी परियोजनाएं भी हैं, जिसमें रोपवे और रैपिड रेल की प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेकिन ये कहाँ तक उचित माना जाए कि जब चुनाव आए तभी हम परियोजनाओं को पूरा करके जनता को लुभाने का काम करते हैं। अगर निरंतर ही लोगों को विकास के कार्य दिखते रहें और उसके बाद शुद्ध मानसिकता से वोट मिले तो सरकारों के प्रति और भी अच्छा समर्थन माना जाएगा।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के प्रयासों को जारी रखने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की वार्षिक आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी आर्थिक गतिविधियों के साथ ही अर्थव्यवस्था की गति देने के सुनियोजित प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू GSDP 16,45,317 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में लगभग 20% की वृद्धि के साथ 19,74,532 करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगातार अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21.91 लाख करोड़ रुपए आंकलित हुआ है। ये स्थिति संतोषप्रद है। श्री योगी ने कहा कि नीति आयोग के डैशबोर्ड चैंपियंस ऑफ चेंज पर मई 2023 की सूचना के अनुसार समग्र रूप से देश के 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। बलरामपुर पहले, सिद्धार्थनगर दूसरे, सोनभद्र चौथे, चंदौली 5वें, फतेहपुर 8वें और बहराइच 9वें स्थान पर है। स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार के क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 5 जिले आए। इनमें बलरामपुर को तीसरा, सिद्धार्थनगर को चौथा, चंदौली को 5वां, सोनभद्र को 7वां और श्रावस्ती को 8वां स्थान मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जिलों में उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को स्थान मिला है। इनमें बलरामपुर पहले, सोनभद्र 7वें और श्रावस्ती 8वें, सिद्धार्थनगर 9वें और चित्रकूट 10वें स्थान पर। वित्तीय समावेशन व कौशल क्षेत्र में देश के प्रथम 10 जिलों में सिद्धार्थनगर 5वें, फतेहपुर 10वें स्थान पर है। कार्यक्रम की अच्छी रैंक प्राप्त होने पर नीति आयोग की ओर से प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों की अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री का शासन स्तर से हर आकांक्षात्मक विकास खंड की निगरानी की जाए। मार्च 2022-2023 के डेल्टा रैंकिंग में कुशीनगर जिले का विष्णुपुरा विकासखंड सर्वश्रेष्ठ रहा। विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग के अंतर्गत चिकित्सा व पोषण में मझगवां बरेली, शिक्षा में वजीरगंज बदायूं, कृषि व जल संसाधन में भीटी, अम्बेडकर नगर, वित्तीय समावेशन व कौशल विकास के क्षेत्र में फतेहगंज बरेली और अवस्थापना विकास के संकेतन में सोहाब बलिया विकासखंड प्रथम स्थान पर रहा है। रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ विकासखंड को 2 करोड़ रुपया तथा विषयगत क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहे विकासखंडों को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आकांक्षात्मक विकासखंडों में तैनात CM फेलो के प्रदर्शन व योगदान की मासिक रैंकिंग तैयार करने के लिए कहा है। आवश्यकता अनुसार इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। वर्षों से चली आ रही पुरानी पेंशन की बहाली की मांग शायद इस बार योगी सरकार में पूरी लोगों की हो जाए, लेकिन फिर भी एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर जब हम UCC की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, उसमें ये क्यों भूल जाते हैं कि पेंशन भी उसी समान नागरिक संहिता का हिस्सा है। और जो लोग 35-40 साल तक सरकार की सेवा करते रहे और उसके बाद उनकी पेंशन के लिए विचार विमर्श किया जाता है सरकारों द्वारा, जबकि इसके विपरीत हमारे माननीय सांसदों विधायकों को एक बार सदन में पहुंचने के बाद वो सदन चाहे जितने भी समय चले, उसके बाद माननीय सांसदों विधायकों की पेंशन पक्की हो जाती है। यही समान नागरिक संहिता का मूल आधार है। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शाहजहांपुर जनपद में आंदोलन का ऐलान किया है। गुरुवार को सभी विकास खंडों में आयोजित ब्लॉक इकाई की बैठक में 10 से 15 अगस्त तक विधायकों को पुरानी पेंशन के लिए मांग पत्र दिए जाने तथा 4 सितंबर को जिला मुख्यालय पर धरना का निर्णय लिया गया है। भावलखेड़ा, निगोई, कांट, ददरौल, पवाया, मिर्जापुर, कटरा आदि ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर गुरुवार को 18 सूत्रीय मांग पत्र चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए निर्णायक आंदोलन का ऐलान किया। भावलखेड़ा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित बैठक में संघ के ब्लॉक अध्यक्ष व जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी ने अवकाश राज कर्मचारियों की तरह उपार्जित अवकाश सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राध्यापक के पद की पदोन्नति की मांग की। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 10 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य क्षेत्रीय विधायक को मांग पत्र दिए जाने पर जोर दिया गया। इसी तरह ददरौल के लालपुर संसाधन केंद्र पर संघ की बैठक में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुनीश मिश्रा 4 सितंबर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने का आह्वान किया। बैठक में उपाध्यक्ष उमाशंकर, आदर्श श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। विकासखंड जलालाबाद जयतीपुर में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदेश सिंह तोमर, विकासखंड कटरा खुदागंज में अध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान, विकासखंड तिलर में आनंद गंगवार, विकासखंड मिर्जापुर में विकास मिश्रा, पलान में अवनीश यादव, विकासखंड सिंधौली में अध्यक्ष नवेंदु मिश्रा,
टंडा में शिव किशोर मिश्रा आदि ने बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति तय की और सरकार से मांग की कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। नोएडा से प्रिया पांडे अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि भारतीय शहर जरा सी बारिश में ही अव्यवस्था से कहराने लगते हैं। ये स्थिति किसी प्रकार से स्वीकार नहीं की जा सकती कि साल दर साल यही हाल होने के बावजूद सूरत बदलती नहीं दिख रही। हर साल मानसून से पहले स्थानीय निकायों द्वारा साफ सफाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी पोल पहली बारिश में खुल जाती है। अप्रत्याशित या एक मुश्त बारिश जैसे बहानों से बचा नहीं जा सकता। जब पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण प्रतिकूल मौसमी पर घटनाएं बढ़ रही हैं, तो फिर हमारे नीति नियंता उससे निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने में पीछे क्यों रह जाते हैं। स्मरण है कि हमारे शहर ही हमारी आर्थिक प्रगति के इंजन भी हैं। इसलिए यदि वहाँ किसी प्रकार की अवस्था से जनजीवन में गतिरोध उत्पन्न होता है तो हमारी आर्थिक संभावनाओं पर भी आशंका के बादल मंडराने लगते हैं। इसलिए समय आ गया कि हमारे नीति नियंता शहरों की दशा सुधारने की स्तुति लें। बरेली सिटी सब्जी विक्रेता बनकर तत्कालीन एसपी सिटी रविंद्र कुमार ने 28 लाख का सट्टा पकड़ा। आरोपित राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शेष आरोपित प्रशांत प्रताप सिंह उर्फ सन्नी, अन्नू कक्कड़ उर्फ अमित कक्कड़, दीपक वर्मा और भोला उर्फ राहुल सक्सेना फरार हो गए। सिर्फ भोला ही पकड़ा जा सका। शेष के लिए पुलिस ने अग्रिम जमानत का रास्ता तैयार कर दिया। अब फिर से आरोपितों को पर शिकंजा कस गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी। प्रशांत और प्रताप सिंह उर्फ सनी गैंग लीडर है। प्राथमिकी के बाद पुलिस के अन्नू कक्कड़ को ही गिरफ्तार कर जेल भेज पाई। सरगना व अन्य फरार हैं। बीते साल अप्रैल में प्रेमनगर के गुड्डल बाग में लगातार सट्टे की शिकायतें मिल रही थी। किला व प्रेमनगर पुलिस को सूचना मिली कि प्रशांत प्रताप सिंह उर्फ सनी बड़े पैमाने पर सट्टा करा रहा है। सब कुछ जानकर भी दोनों थानों की पुलिस अनजान बनी रही। फिर तत्कालीन एसपी सिटी ने गोपनीय रूप से रेकी शुरू कर दी। सब्जी विक्रेता बनकर उन्होंने पूरी कुंडली खंगाली, फिर दबिश डाली। 18 अप्रैल को ही दबिश में टीम ने सनी के घर से 28 लाख रुपए, 4 तलवारें, 23 मोबाइल, 27 एटीएम कार्ड व समस्त तमाम बैंकों की चेकबुक, पासबुक व महंगी शराब बरामद की। सनी के दोस्त राहुल को गिरफ्तार किया। फिर दीपक वर्मा की गिरफ्तारी हुई। शेष आरोपित अग्रिम जमानत ले आए। इसके बाद आरोपितों पर कार्रवाई थम गई। सट्टाबाजों पर शिकंजा के बीच आरोपितों का फिर नंबर आया, जिसके बाद किला इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने आरोपितों पर गैंग चार्ट पंजीकृत कराया और गैंगस्टर की प्राथमिकी लिखी। गैंगस्टर एक्ट में अब आरोपितों की संपत्ति भी जब्त होगी। सट्टे के जरिए आरोपितों ने करोड़ों रुपए का साम्राज्य बना रखा है। बचाव के लिए आरोपितों ने व्यापार मंडल का चोला ओढ़ लिया था। उसके बाद व्यापार मंडल के अंदर ही 2 गुट बन गए। विरोधी ईश्वर मुखर होने पर आरोपित पद से इस्तीफा देकर अंडरग्राउंड हो गया है।